यार अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है ना वो अभी शुरू कर रहे हैं मई जून 2021 से। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। पहले मैं पास पेपर करने का तरीका बता देता हूँ कि मुझे जो है ना आप लोग सब जवाब कैसे दोगे। अच्छा यार, मैं हर 5 एमसीक्यू के बाद चैट बॉक्स पे जाके पूछूंगा कि सबको समझ आया या नहीं आया। और उसके अलावा एक पास पेपर मैं करवाता हूँ, फिर अगली क्लास से आप लोगों को होमवर्क दूंगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि पास पेपर करना कैसे है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब ये जो पास पेपर है ना, पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो आपका पास पेपर है ना, ये पास पेपर है मई जून 2021 का पेपर 1-2। ठीक है, ये किसका पास पेपर है? ये मई जून 2021 का पेपर 1-2 है। ठीक है। अब हम लोग है ना वो पहले एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। अच्छा, अब देखो भाई, अ टूरिस्ट विजिट्स द कोस्ट फॉर अ हॉलीडे। ठीक है, एक टूरिस्ट क्या करता है, एक टूरिस्ट जो है ना वो कोस्ट विजिट करता है हॉलीडे के लिए। ऑन हर फर्स्ट डे शी विजिट्स द लोकल टूरिस्ट ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, पहले दिन ये जो है ना वो लोकल टूरिस्ट ऑफिस को विजिट कराता है इसने इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरे दिन उसके बाद वो स्विमिंग के लिए गया था सी के अंदर, यानी कि ये सी व्यू पे स्विमिंग करने नहाने गया था। और स्पेंड्स द इवनिंग एंजॉइंग द व्यू ऑफ द कोस्ट लाइन, यानी कि दो दरिया पे जाके इसने व्यू देखा वहां का। ठीक है। एंड रेंट्स अ कैंप साइट फॉर एन ओवरनाइट स्टे। विच एक्टिविटीज इन्वॉल्व इकोनॉमिक गुड्स एंड विच इन्वॉल्व फ्री गुड्स। यार हम सब ने एएस का भी पेपर 2 दिया है और हम सबको पता है कि फ्री गुड कौन सा गुड होता था। फ्री गुड वो गुड होता था जो कि पब्लिक गुड होता था, जिसके लिए कोई प्राइस पे नहीं होती थी। तो फ्री गुड कौन सा गुड है भाई? फ्री गुड वो गुड है जो कि पब्लिक गुड होता है। और इकोनॉमिक गुड का मतलब होता है, इकोनॉमिक गुड का दूसरा नाम वो होता है, वो गुड होता है जिसके लिए हम लोग प्राइसेस पे करते हैं। और हम लोग प्राइसेस किस गुड के लिए पे करते थे? प्राइवेट गुड के लिए पे करते थे। ठीक है। तो फ्री गुड कौन सा गुड होता है? पब्लिक गुड होता है, जिसके लिए टैक्स के थ्रू चार्ज होता है। किसके थ्रू चार्ज होता है? टैक्सेस के थ्रू चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज थ्रू टैक्सेस लिख देता हूँ मैं। तो अब ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई इन चारों जो इसने एक्टिविटी करी है इसमें से कौन सी इकोनॉमिक गुड है और कौन सी फ्री गुड है। ठीक है। अब चार्ज थ्रू टैक्सेस। ठीक है। अच्छा यार, अब मैं जा रहा हूँ आंसर के ऊपर। भाई पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है भाई, अगर हम लोग फ्री गुड को देख लेंगे ना तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारा सही आंसर क्या है। ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई स्विमिंग एंड साइट सीइंग। भाई अगर वो कोस्ट लाइन पे सी पे जाके नहा रहा है तो उसके लिए कोई पैसे थोड़ी होंगे। सही है, तो वो तो फ्री गुड होगा। दूसरा, अगर वो अपनी गाड़ी दो दरिया पे जाके लगा रहा है, यानी कि कोस्ट लाइन पे जाके लगा रहा है, तो उसके भी कोई पैसे नहीं होंगे, फ्री है। तो मुझे पहले ऑप्शन पढ़ते साथ ही पता चल गया कि भाई स्विमिंग और साइट सीइंग वाला है ना, ये ऑप्शन हो सकता है। सही है, अब मैं अगला पढ़ता हूँ। साइट सीइंग एंड कैंपिंग, कैंपिंग के लिए वो रेंट दे रहा था, प्राइस दे रहा था, तो फ्री गुड तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर तो गलत हो गया। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन और स्विमिंग, ये भी फ्री गुड नहीं हो सकता, ये भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ये टूरिस्ट के ऑफिस पे गया है, तो वहां जाएगा तो वहां कोई फी चार्ज होगी। ठीक है। फिर चौथा है कैंपिंग एंड इन्फॉर्मेशन, वही बात है, कैंपिंग के लिए रेंट देगा और रेंट प्राइस होती है उस गुड की। ठीक है। तो आंसर तो ए होता है, मुझे फ्री गुड से पता चल गया। अब इकोनॉमिक गुड देख लेते हैं भाई। कैंपिंग के लिए वो रेंट दे रहा था, प्राइस दे रहा था, और जिस गुड के लिए वो प्राइस पे करेगा वो गुड इकोनॉमिक गुड होता है, इसका दूसरा नाम प्राइवेट गुड होता है। और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? लोकल टूरिस्ट के ऑफिस पे जा रहा है तो वो वहां पे भी पैसे देगा, जैसे स्टूडेंट काउंसलर के पास जाता है तो काउंसलर एक फीस लेता है। तो आई होप सबको क्लियर होगा कि वन का आंसर ए क्यों है। ठीक है सर जी। सर इंफॉर्मेशन देने के तो कोई पैसे नहीं होंगे ना? इन्फॉर्मेशन देने के पैसे नहीं होते, लेकिन ये टूरिस्ट के ऑफिस पे जा रहा है। ठीक है, लोकल टूरिस्ट ऑफिस पे जा रहा है। अगर वो वहां पे जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो अमाउंट देनी पड़ेगी ना। पासपोर्ट ऑफिस पे जाते ओके, हैं, ठीक है। जगहों पे जाते हैं तो कुछ अमाउंट होती है, मिनिमम अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये बोल रहा है विच एस्पेक्ट ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी माइट बी व्यूड अनफेवरेबली बाय अ कंज्यूमर बट फेवरेबली बाय अ प्रोड्यूसर। पहले तो याद कर लो कि प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती थी जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, गवर्नमेंट ओन्ड होती थी। क्या होती थी? गवर्नमेंट ओन्ड होती थी। अब सवाल बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन बताओ जो कि कंज्यूमर के फेवर में नहीं हो और प्रोड्यूसर के फेवर में हो।
अच्छा, मैंने अब पहला ऑप्शन पढ़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ब्यूरोक्रेटिक तो होता ही नहीं है, हर चीज जो है ना वो गवर्नमेंट के हाथ के अंदर होती है। अ लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम टू चेंजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, ये भी इररेलिवेंट है। एन एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स टू वर्क एंड टू प्रोड्यूस, सही है। अगर एब्सेंस नहीं होगा तो प्रोड्यूसर तो काम करेगा ही नहीं, तो ये बोल रहा है डिसीजन प्रोड्यूसर के फेवर में होना चाहिए। तो ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। अब डी पढ़ते हैं भाई। एंड एम्फोसाइजेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। याद है मैंने बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। प्रोड्यूसर के पास कितने ऑप्शंस होते हैं? प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, और वो दो गुड्स बना सकता है। एक गुड बनाएगा कैपिटल गुड, और दूसरा गुड बनाएगा कंज्यूमर गुड। तो यहाँ से हमें आंसर पता चल चुका है कि इसका आंसर डी है, डी। तो आई होप 2 का डी भी क्लियर होगा सबको। जी, किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब मैं जाता हूँ थर्ड वाले के ऊपर। इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस फ्रॉम 2% टू 20%, if the rate of inflation rises 2% to 20%, which function of money is most likely to be affected? क्या बोला है इसने? मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा वाले का ऊपर होगा? जल्दी से अपने अपने आंसर बताओ, चैट पे लिख दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। The rate of inflation rises from 2 to 20%. बी, हानिया ने बी बोला है, और किसी का जवाब नहीं आया। अच्छा, सी सी सी। अच्छा, अब देखो यार, जिसने सी बोला है ना वो बिल्कुल सही बोला है। पहले मैं ए से डिस्कस करना शुरू करता हूँ। भाई, मनी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ भाई, ये इफेक्ट होगा। देते वक्त पैसे कम देने पड़ेंगे, जब वापसी अगर पैसे मिलते हैं या कोई चीज़ मैं खरीदने जाता हूँ तो मेरे पैसों में उतनी जान नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन एक्स है, वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन आ जाती है तो अब उस 1 लाख रुपए के अंदर आईफोन एक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसने बोला है मोस्ट इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सा होगा? अच्छा, स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई, अगर मैं पैसे को बैंक में रखता हूँ और अगर हर साल इन्फ्लेशन आ रहा है तो मेरे वैल्यू ऑफ मनी खराब होती है, और हम लोगों ने पढ़ा भी यही है कि वैल्यू ऑफ मनी इरोड होती रहती है। तो इसका आंसर आंसर सी है। मोस्ट इफेक्टेड कौन सा होगा? अगर इसने पूछा होता कि कौन सा इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट तो सारे हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टेड कौन सा है? मोस्ट इफेक्टेड सी वाला है, थर्ड वाला, ठीक है। सर बी पे क्या इफेक्ट आएगा? बी पे भी इफेक्ट आएगा, लेकिन मोस्ट इफेक्टेड फिर भी नहीं है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू है ना, 4 वाला, ये मैं अभी छुड़वा रहा हूँ। मैं जब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है ना, ये टॉपिकल एमसीक्यूज के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत कम आता है, तो मैं उसको इसमें कवर करूंगा, फोर्थ वाले को, ठीक है। अब है ना फिफ्थ वाला जो एमसीक्यू है ना, कौन सा वाला? फिफ्थ वाला एमसीक्यू, उसका मैं तुम लोगों को याद करवा देता हूँ कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए ना एक लाइन तुम लोग अपने पास कहीं साइड पे लिख लो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शॉर्ट रन में कभी भी चेंज नहीं होती, ये याद रखना। कैन नॉट चेंज इन दी शॉर्ट रन। अब इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी सुन लो। एग्जाम्पल क्या है भाई? याद है मैंने बताया था कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको बनाने में टाइम लगता है। तो अगर मैं कहूँ कि यार न्यूक्लियर वेपन्स फौरन से बन जाए, तो फौरन से नहीं बन सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना, वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे जो है ना वो टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे कॉफी बीन्स है, वो भी टाइम टेकिंग है। अच्छा, सबमरीन बनानी है अगर कोई, तो वो भी टाइम टेकिंग है, फौरन से नहीं बन सकती है, सही है। तो 5 का आंसर जो है ना बिल्कुल हमारे सामने है। 5 का आंसर क्या है? 5 का आंसर ए है। क्या है 5 का आंसर? 5 का आंसर क्या है? 5 का आंसर जो है वो आपका ए है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 5 एमसीक्यू करा दिए। मुझे आप लोग बता दो कि आप लोगों को इन पांचों में किसी को अगर कोई मसला है तो वो पूछ ले, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, 6 वाला एमसीक्यू, 7 वाला एमसीक्यू, ये दोनों आप लोगों को करने हैं। आप लोगों को मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से कर लो, ये आप लोगों को आता है। देखो, मैं वापसी रिपीट कर रहा हूँ।
कि जो बंदा सवाल सही से पढ़ेगा उसकी जीत है। हमाद में ये वाला बताता हूँ, फिफ्थ वाला, डोंट वरी। जो सवाल सही से पढ़ेगा उसकी जीत है। सिक्स और सेवन के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। सिक्स और सेवन का आंसर अब देखो भाई, सिक्स वाला क्या बोल रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल प्राइस। ये बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, का डी है। डिमांड इज इक्वल टू 1 है। मैं भी आंसर बता रहा हूँ। अच्छा, इज इक्वल टू 1 कौन सी डिमांड में होता है, यूनिटरी के अंदर होता है, ठीक है। और यूनिटरी के अंदर क्या होता है, जितने से प्राइस को बढ़ाता हूँ क्वांटिटी डिमांड सेम परसेंटेज से गिरती है। अगर मैं प्राइस को 10% से बढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी डिमांड 10% से गिर रही है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू जो है ना वो अनचेंजेबल होगा, ठीक है। तो 6 का आंसर डी है। किसी और का अगर कोई और आंसर है तो वो मुझे बता दो। कोई जवाब ही नहीं दे रहा चैट पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा। सर बी कैसे नहीं है? बी एक दफा समझा दें। बी कैसे नहीं है। अ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज डिमांड टू इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज। ये कह रहा है कि जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ चला गया ना। लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। ये कैसे लिख सकता है ये, पढ़ो अब। सर लेकिन आपने अभी ये नहीं बताया कि अगर प्राइस बढ़ेगी इसमें तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी कम होगी ना। यूनिटरी में। ठीक है। ठीक है, तो 6 का आंसर डी है, सही है। अच्छा, सर 7 डी बोला है। समझा दें, जी। डी वाला भी समझा देंगे। अच्छा, ये बोल रहा है कि फर्म का रेवेन्यू सेम होगा जो भी प्राइस हो, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सेम परसेंटेज से। तो टोटल रेवेन्यू अनचेंजेबल रहेगा ना। ठीक है भाई। जी सर। 7 वाला बोल रहा है व्हाट लीड्स टू अ डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ अ नॉर्मल सप्लाई कर्व। ये एक सप्लाई कर्व पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक सप्लाई कर्व पे डाउनवर्ड शिफ्ट इस तरफ आएगा। तो डाउनवर्ड शिफ्ट के क्या क्या रीजन है, हम लोगों ने सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने के क्या क्या रीजन पढ़े। हम लोगों ने सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने के क्या क्या रीजन पढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और क्या कहते हैं उसके अलावा, बस ये 4 रीजन पढ़े। तो आप पढ़ लो भाई। अराइज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट मारेगा, तो आंसर ए गलत हो गया। अराइज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर वर्कफोर्स, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे उनकी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो 7 का आंसर बी है, सही है भाई। डी नहीं है वलीद। सर सी क्यों नहीं है? सी इसलिए नहीं सी। है क्योंकि अगर सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, तो बर्डन बढ़ेगा और वो सप्लाई कम कर देगा, ठीक है। सर तो इन्होंने ये बोला है ना डाउनवर्ड शिफ्ट। हाँ, तो डाउनवर्ड यहाँ पर है ना, ये अपवर्ड हो गया ना। ठीक है। अच्छा। अच्छा, वलीद ने बोला राइज इन दी वेज रेट, अगर वेज रेट बढ़ेगा तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो फिर वो डीमोटिवेट होकर सप्लाई कम करेगा, तो ये भी गलत हो गया ना। सर वो मुझे लगा कि सप्लाई कम हो रही है, उसने सप्लाई कम होने का पूछा। मैं वापसी कह रहा हूँ, जो सवाल सही से पढ़ेगा उसकी जीत है। सवाल सही से पढ़ोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 8 वाला मैं खुद कराऊंगा, तो 8 वाले को अभी मैं रहने दे रहा हूँ, 9 पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये 9 वाला फटाफट से करो, बल्कि ये एक मैं करा रहा हूँ। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर मीट इन इक्विलिब्रियम एट एक्स। ये डिमांड है और ये सप्लाई है, दोनों जहाँ पे मीट होते हैं वो कौन सा होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मीट राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोड्यूसर डिमोटिवेट होकर सप्लाई कम करता है, तो सप्लाई किधर शिफ्ट मारेगा, S1 से S2 पे।
यानी कि सप्लाई कर्व किधर चला गया, अभी बी पे चला गया है। अभी हमारा आंसर बी हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो एंड देयर इज अ ट्रेंड फॉर कंज्यूमर्स टू चेंज फ्रॉम मीट टू अ वेज एंड नॉन एनिमल डाइट, यानी कि मीट की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डिमांड D1 से D2 पे कम कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी ए पे। तो इसका आंसर क्या है, ए है। बोलो कोई मसला। नया वाला डिमांड कर, नया वाला सप्लाई कर, दोनों कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ए पे। बोलो मसला कोई 9 के अंदर। सर इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम पहले कंज्यूमर का इफेक्ट देखेंगे या पहले प्रोड्यूसर का? नहीं, जो लाइन क्योंकि उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। हमाद भाई, मिशाइम, बाकी भी बताओ यार, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। ये सर समझ। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है 10 वाला। अच्छा, अब देखो 10 वाला है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। बोल रहा है गुड एक्स वन वायर कॉम्प्लीमेंट्स। याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते थे जो के कौन से गुड्स होते थे, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते थे। और इसकी एग्जांपल मैंने कौन सी कराई थी, मैंने इसकी एग्जांपल करवाई थी आपको, कार एंड पेट्रोल। ठीक है भाई। तो अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि गुड एक्स जो है वो आपकी कार है, और गुड वाई जो है वो आपका, गुड एक्स जो है वो आपकी, गुड वाई और गुड एक्स कर लेता हूँ उसको, गुड वाई और गुड एक्स। गुड वाई आपकी कार है और गुड एक्स आपकी पेट्रोल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। बोल रहा है गुड एक्स की क्वांटिटी पे और प्राइस पे क्या फर्क आएगा, ऑफ एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड वाई। ठीक है। अगर गुड वाई की सप्लाई बढ़ेगी, गुड वाई की सप्लाई बढ़ जाएगी, सही, कार की सप्लाई बढ़ेगी, सही है। तो कार की प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कार की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। कार की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो लोग डिमांड फॉर पेट्रोल को भी बढ़ा देंगे। बोलो भाई, डिमांड फॉर पेट्रोल बढ़ जाएगी। बोलो भाई, बढ़ जाएगी डिमांड फॉर पेट्रोल। जब पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में पेट्रोल शॉर्ट होगा, और जब कोई भी चीज शॉर्ट होती है तो वह महंगी होती है। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ रही है और प्राइस ऑफ एक्स भी बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। बोलो कोई मसला। नहीं सर। किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं आगे जा रहा हूँ। अ प्राइवेट कंपनी अचीव्स अ प्रोड्यूसर सरप्लस एट द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। यार देखो, मैंने तुम लोगों को कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ाते हुए भी बताया कि डिमांड कर्व से कंज्यूमर सरप्लस मार्क होता है, और सप्लाई कर्व से प्रोड्यूसर सरप्लस मार्क होता है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कोई ऐसा एक्शन बताओ जिसकी वजह से प्रोड्यूसर सरप्लस जो है ना वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाते वक्त भी बताया था कि प्रोड्यूसर सरप्लस किससे मार्क होता है, सप्लाई कर्व से। तो अगर प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज होगा तो वो सप्लाई कर्व में कोई चेंज आएगा तो ही वो चेंज होगा। तो अब देखो, आंसर देखो, तुम लोग को मिल जाएगा। अब मैंने तुम लोग को हिंट दे दी है 11 का। सोचो भाई 11 का आंसर। प्रोड्यूसर सरप्लस बोल रहा है रिड्यूस कब होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सी। सी नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि सप्लाई कर्व से प्रोड्यूसर सरप्लस डिटरमाइन होता है। अब पढ़ो। सर क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही। जी, क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही। कि कंपनी है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस अचीव करती है इक्विलिब्रियम प्राइस पी पे, इस प्राइस के ऊपर वो ये प्रोड्यूसर सरप्लस अचीव करती है। ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर सरप्लस कम कैसे होगा। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर सरप्लस कम कैसे होगा। तो अगर कंपनी प्रॉफिट से तो नहीं होता, ना डिविडेंड से होता है, क्योंकि प्राइस के अंदर छेड़खानी आएगी या सप्लाई कर्व के अंदर छेड़खानी आएगी तो ही प्रोड्यूसर सरप्लस कम होगा। अगर गवर्नमेंट सर प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बिलो मार्केट प्राइस, अगर ये प्राइस नीचे कर देती है, ठीक है, तो भी प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज होगा। द प्राइवेट कंपनी सप्लाई कर्व बिकम्स मोर इलास्टिक। अगर इसका यही सप्लाई कर्व इलास्टिक बन जाएगा तो देखो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया इतना सा रह जाएगा। तो अब मुझे बताओ कौन से में कम हो रहा है। सर तो अगर अगर जो कंपनी है वो डिविडेंड्स देती है देखो, अगर तब नहीं होगा। dividend देगी तो उसके प्रॉफिट्स जो है ना वो कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम होंगे तो री इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तो सर डी है इसका। डी है, बिल्कुल है। बोलो किसी को कोई मसला। सर तो सी क्यों नहीं हो सकता?
देखो हमें है ना, वही बात है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सी या तो डी। आपको मोस्ट अकरिंग आंसर सोचना है। तो अब देखो सप्लाई कर्व अगर चेंज होता है ना, मैं दो अलग अलग डायग्राम बनाऊं ना, तो मुझे पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो कम होता है ना वो 11th के डी के अंदर होता है, जब सप्लाई कर्व इलास्टिक होता है। ठीक है ठीक है सर। भाई, देखो 11 MCQ हो गए। हम्माद, मिशाइम, हानिया, वलीद और कौन है, बस आप लोग ही हो। हाँ, तो अब आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 12, 13 और 14 करने के लिए। ये कर लो, ये बहुत इजी है, तुम लोग सबको आता है। 12, 13 और 14। 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं फटाफट से करा दूंगा, ये तुम लोग सबको आता है, बहुत इजी है ये। बी ए बी, बी ए बी, ठीक है। हानिया ने बी ए बी बोला है। हमाद भाई, वलीद भाई, अब सुन लो। ये बोल रहा है कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा, जब मैं सारे इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड करूंगा भाई। अगर मैं वलीद की, हानिया की, हम्माद की, सबकी डिमांड को ऐड करूंगा ना इंडिविजुअल की, तो एक चीज़ की मार्केट डिमांड बनती है। तो सारे डिमांड कर्व्स को हॉरिजॉन्टली ऐड होंगे, डी से D1, D2, तो एक डिमांड कर्व बनेगा जिसको मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, 12 का। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 13 का ए सबका सही है भाई। पीडी भी यूजफुल है प्रोड्यूसर के लिए, वाईईडी भी यूजफुल है प्रोड्यूसर के लिए, एक्सईडी भी यूजफुल है। हमाद भाई 13 का आंसर बी है। बोल रहा है कि ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी जो है ना वो फर्म के लिए यूजफुल है कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। पीडी के थ्रू भी बढ़ा सकता है, वाईडी के भी थ्रू बढ़ा सकता है, एक्सईडी के थ्रू भी बढ़ा सकता है। याद आया? 13 का बी क्यों गलत है हमाद? ठीक है। 14 का बोल रहा सर वो इनकम थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। है एक पीडी है, एक वाई एक्सईडी है, एक वाईडी है, तीनों होता था ना। पर वो इनकम थोड़ी ना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो प्रोडक्ट के रेवेन्यू चेंज कर सकता है। याद करो, नॉर्मल और इंफीरियर गुड के हिसाब से वो प्राइस को चेंज करता था और रेवेन्यू कमाता था। सही है सर। ठीक है भाई। व्हाट विल डेफिनेटली स्टॉप फॉलोइंग द नेशनलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। भाई नेशनलाइजेशन का मतलब होता था कि जो इंडस्ट्री है वो किसके कंट्रोल के अंदर होती थी, गवर्नमेंट के अंदर आती थी। तो ये बोल रहा है कि नेशनलाइजेशन कब स्टॉप हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब इसका आंसर सबने सी दिया है। इसका आंसर क्या दिया है सबने, क्या दिया है इसका आंसर? इसका आंसर सबने सी या बी दिया ऑलमोस्ट ने। तो आप सुन लो यार कि है ना ये आ, गलत क्यों है। अब देखो यार, जॉब लॉसेस अमंग द इंडस्ट्रीज वर्कफोर्स, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जॉब लॉसेस हर जगह पर होती है। ऐसा कोई भी इदारा नहीं है, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे जीरो जॉब लॉस हो। तो ये आंसर तो सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, जिसने भी बी बोला था। अच्छा, अब वलीद ने सी बोला था, तो सी सुन लो भाई, सी क्यों गलत है। प्राइस इंक्रीजेस फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। अगर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इससे गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? मोनोपोली तो है नहीं। मोनोपोली का कहीं जिक्र होता तो मैं इस वाले आंसर पे जा सकता था। लेकिन अगर कोई प्राइस बढ़ा रहा है तो उसका मकसद है प्रॉफिट को कमाना। तो इससे गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं। अगर कॉलेजेस अपनी फीस बढ़ा दे, ट्यूशन सेंटर अपनी फीस बढ़ा दे, तो इससे गवर्नमेंट थोड़ी इनको नेशनलाइज करेगी। तो वलीद सी भी गलत हो गया, बी ऑलरेडी गलत है। द क्लोजर ऑफ अनप्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्री। भाई फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उसमें नेशनलाइजेशन का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। नेशनलाइजेशन के अंदर तो गवर्नमेंट उन फैक्ट्रियों को चलाती थी जो कि बिल्कुल
कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहे होते थे। तो ये बोल रहे नेशनलाइजेशन को स्टॉप करो, नेशनलाइजेशन लगाना थोड़ी है। तो डी भी गलत हो गया, सी भी, बी भी, तो इसका आंसर बचता है ए। बोलो किसी को कोई मसला? सर इसका मतलब ये है ना क्वेश्चन में कि नेशनलाइजेशन जब होगी तो क्या होगा, तो जब स्टॉप, ए ऑप्शन। स्टॉप किस वजह से होगी? ठीक है, मतलब कि क्या स्टॉप होगा जब नेशनलाइजेशन हाँ, हो गया ना। बिल्कुल। ठीक अच्छा है। आप देखो यार, ये बहुत इजी सवाल है, ये मैं तुम लोगों को कराना सिखा देता हूँ तो तुम लोग सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा ये बोल रहे द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सिडी ऑन अ प्रोडक्ट। सप्लाई कर S1 से S2 पे शिफ्ट मारी है, यानी कि हमें पता है एक बात, सब्सिडी दे दी है। हम आप लोग सबने मेरे साथ पढ़ा है कि सब्सिडी क्या होती है। जो दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? पर यूनिट सब्सिडी क्या होता है? दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? पर यूनिट सब्सिडी। यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल डिस्टेंस है। कहाँ से भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? पर यूनिट सब्सिडी है। कितने की है भाई? 8 और 12। कितने की भाई? 8 और 12। तो ये 8 माइनस 12 करूँ, 12 माइनस 8 करूंगा तो गवर्नमेंट ने कितनी की सब्सिडी दी है? 4 रुपए की सब्सिडी दी है। कितने की सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने? $4 की क्या दी है? $4 की सब्सिडी दी है, ठीक है। अब ये सवाल पूछ रहा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन ऑफ द सब्सिडी ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितने की सब्सिडी? 4 रुपए की। जब गवर्नमेंट ने 4 रुपए की सब्सिडी दी तो कितनी क्वांटिटी बिकती थी? 120। तो अगर मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग निकालूं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 120, 4 इंटू 120 कितना हुआ? 480 हो गया, ठीक है। अगर मैं कंज्यूमर की स्पेंडिंग की बात करूं तो पहले कंज्यूमर S1 वाली सप्लाई कर्व पे 10 रुपए की प्राइस पे करता था 100 रुपए की क्वांटिटी के ऊपर। तो अगर मैं ओल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग निकालूं तो वो 10 इंटू 100 हो गया। कितना हो गया? 1000 हो गया। अब सब्सिडी मिलने के बाद कंज्यूमर 8 रुपीज पे कर रहा है 120 की क्वांटिटी के लिए। तो अब मैं अगर न्यू निकालूं तो न्यू स्पेंडिंग कितनी हो गई? 8 इंटू 120, तो ये हो गया आपका 960। तो उसकी स्पेंडिंग 1000 से 960 पे हो गई, यानी कि 40 से कम हो गई है। तो अब देख लो आंसर का क्या है। कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीजेस बाय 40 और गवर्नमेंट क्या स्पेंडिंग इंक्रीजेस बाय 480। बोलो सी के अंदर इसमें किसी को कोई मसला 15 में? सर 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 4 रुपए की सब्सिडी दी है ना, 12 और 8 के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ओके सर मैं आपको एग्जैक्टली यही ग्राफ बोला था जो अली अनवरज़ादा ने समझाया था जब P2 का पेपर था। अच्छा अच्छा, अब सही है, क्लियर है अहमद भाई? जी सर। ठीक है भाई। अच्छा अब है ना यार, एक चीज इस वाले का आंसर भी मैं खुद मार्क कर रहा हूँ, याद रखना। देखो एड वैलोरम टैक्स वो होता है जो हर यूनिट के साथ क्या होता है? चेंज होता है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एड वैलोरम टैक्स वो होता है जो कि यूनिट्स के साथ साथ क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है एड वैलोरम टैक्स के बाद सप्लाई सप्लाई का कौन सा होगा? तो यार अब देखो, अगर मैं इस सप्लाई कर्व को आगे ड्रैग करूं और इस बी को आगे ड्रैग करूं ना, तो देखो ये तुम लोग ये देखो, ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ड्रैग करता हूँ ना, तो ये एक वक्त पे जाके ना सीधे सीधे एक वक्त पे जाके देखो मीट हो जाएंगे। देखो डिस्टेंस कम होते जा रहा है इनका, देख रहे हो इनका डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो अब है ना, हमेशा याद रखना एड वैलोरम टैक्स का मतलब होता है मगरमच्छ का मुंह। मगरमच्छ है ना, क्रोकोडाइल का मुंह देखो, जैसे जैसे खुलता जाता है वैसे बड़ा होते जाता है। तो ये जो ए और बी वाला मैंने अभी देखा ना, ये एरिया स्ट्रेच होते जा रहा है, तो ये क्या, ये एड वैलोरम टैक्स का एरिया है, ठीक है। अब सवाल में इसने बोला है कि जब एड वैलोरम टैक्स रिमूव हो जाएगा तो नया सप्लाई कर्व क्या होगा? ये तो एड वैलोरम टैक्स वाला सप्लाई कर्व है, तो ये आंसर गलत हो गया। अब आंसर या तो सी है या तो डी है। आंसर आपका डी है, क्यों? क्योंकि ये आगे जाके क्या मारेगा? मीट मारेगा। और ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, देखो ये सी की तरह चेंज नहीं हो रहा कि ये यूं जाना शुरू हो जाए, ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा अपनी दिशा के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है। बोलो भाई। सर दोबारा एक्सप्लेन करने हैं वाला। एड वैलोरम टैक्स के लिए इतना याद रखना, एड वैलोरम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हर यूनिट के साथ साथ चेंज होता है, सही है। यूनिट के साथ साथ टैक्स चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एड वैलोरम टैक्स अगर रिमूव हो जाएगा तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? तो सप्लाई कर्व डी हो जाएगा, रेट आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सर सी क्यों नहीं? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर देखो ये आपका है ना चेंज होता जाएगा और बढ़ता जा रहा है, और ये आपका डी देखो कांस्टेंट ही जाएगा, सीधा 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 सीधा, देख रही हो।
सर तो सी और डी में फर्क क्या है मतलब? फर्क ये है कि देखो डी वाला जो है ना वो सीधा सीधा जा रहा है, सेम रहेगा, और देखो सी वाला जो है ना वो देखो ऊपर ऊपर जाना शुरू होगा, देखो गैप बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब S1 से कंपेयर करना। जी 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 जी। सही है, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ 17 के ऊपर। अच्छा 15 हो गया, 16 हो गया, 17। अच्छा 17 क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स से टैक्स रेवेन्यू कौन सा रेज हुआ ये मुझे बता दो। 17 वाला ये बोल रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड ऊपर लगता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कौन कौन सा टैक्स लगता है, कार्बन टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस 100 हो गया, गुड्स एंड सर्विस का टैक्स हो गया 100 रुपए, तो ये कितना हो गया 1100 हो गया। और एयर पैसेंजर टैक्स फ्लाइट कराता हूँ तो 624 रुपीज का टैक्स चार्ज होता है ना, तो आपका टोटल कितना हो गया 1000 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया भाई 1200 हो गया। तो आपका आंसर क्या है, 17 का आंसर ए है। बोलो भाई इसमें किसी को कोई मसला है, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा आई गेस। ठीक है, अब मैं आपको 19 और 20 करा रहा हूँ, 18 पे मैं वापसी जाऊंगा, अभी उल्टा जाऊंगा रिवर्स। अब मैं आपको 19 और 20 करा रहा हूँ। 19 और 20 कराने से पहले आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ पूरे, 19 और 20 का आंसर गेस कर लो। शानजी आपको समझ आ रहा है? सर ठीक है। अच्छा अब देखो 19 है ना, बहुत सारे लोगों का है ना गलत होगा, ठीक है, ए और 20 भी बहुत सारे लोगों का गलत होगा, उसकी मैं वजह बता रहा हूँ। अच्छा अब देखो यार, मैंने वापसी वही बात बोल रहा हूँ, जो सवाल सही से पड़ेगा उसकी जीत है। अब देखो ये बोल रहा है कि व्हाट विल कॉज अ मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व। यार तुम सबने पढ़ा है कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है, अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से तो एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो जाएगी, तो मूवमेंट तो आई नहीं है, शिफ्ट आ गया। तो बी जिसने भी करा था ना वो आंसर आपका क्या हो गया, बी वाला आंसर आपका क्या हो सर, गया। इसमें इनविजिबल हैंड वाली कहानी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिक। बी वाला आंसर तो देखो गलत हो गया, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी तो उससे शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया भाई, शिफ्ट आ गया, उसने मूवमेंट की बात करी है, ठीक है। फिर इसने डी की बात करी, अगर सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा तो वो डीमोटिवेट होकर सप्लाई को कम करेगा, तो भी सप्लाई का शिफ्ट मारा। अब ये बोल रहा है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी, देखो अगर एग्रीगेटेड डिमांड एडी से एडी1 पे बढ़ रही है, अगर एग्रीगेटेड डिमांड एडी से एडी1 पे बढ़ रही है तो प्राइस जो है ना वो पी से P1 पे चले जाएगी, और इनकम जो है ना वो Y से Y1 पे चले जाएगी। तो आप सबको दिख रहा है भाई, देखो सप्लाई कर्व के अंदर SRAS के अंदर अपवर्ड मूवमेंट हो गई पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए फॉर एप्पल है। 19 का क्या आंसर है, ए फॉर एप्पल। आई होप किसी को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने वही बात है, जो सवाल को गौर से पढ़ेगा उसकी जीत है। A government devalues its fixed exchange rate, what is most likely to be its aim? अगर exchange rate कम होगा तो इसका मतलब है कि exported goods सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, exported goods सस्ता होगा, ठीक है, और exported good की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सही है, और इसके मुकाबले में imported good महंगा हो जाएगा। जब exported good सस्ता है तो इसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो जाएगा, तो ये ए गलत हो गया। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड, हाँ भाई एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, आंसर बी हो गया, लेकिन मैं आगे भी पढ़ लेता हूँ। टू रिड्यूस अ करंट अकाउंट सरप्लस, भाई करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेड इन गुड्स, एक होता है ट्रेड इन सर्विस, एक होता है नेट इनकम, एक होता है नेट ट्रांसफर। ये सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो करंट अकाउंट सरप्लस रिड्यूस नहीं होगा, करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ जाएगा, तो ये आंसर भी गलत है, सही है। टू रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी भाई, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्टेड गुड की तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो डी भी गलत, सी भी गलत, ए भी गलत, आंसर इज बी, बी फॉर बॉल। चैट पे सब मुझे ओके कर दो अगर सबको ये वाला आंसर भी क्लियर है। सर ए और सी दोबारा बता दें। ए और सी दोबारा बता दूं भाई, अगर एक्सचेंज रेट डीवैल्यू है इसका मतलब है एक्सपोर्टेड गुड सस्ता है,
तो रिलेटिवली इंपोर्टेड गुड महंगा दिख रहा होगा, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइस बढ़ती है तो इम्प्रूव होता है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो वर्सन हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, सी वाला बोल रहा है करंट अकाउंट सरप्लस रिड्यूस होगा, करंट अकाउंट सरप्लस में वो और कम होता जाएगा। कैसे कम होगा भाई? एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनफ्लोज बढ़ेंगे, तो करंट अकाउंट का सरप्लस इंक्रीज होना चाहिए, रिड्यूस कैसे हो गया? तो सी भी गलत। सही है, ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, तो 20 का आंसर ए है। अच्छा अब देखो भाई 21 बोल रहा है एज पार्ट ऑफ इट्स ट्रेड पॉलिसी अ गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस द कॉस्ट ऑफ मशीनरी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्टेड गुड को बनाने की मशीनरी के ऊपर सब्सिडी मिल रही है तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा। जब एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनफ्लोज बढ़ेंगे। और ट्रेड इन गुड्स का इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाता है भाई? हम सबको पता है कैपिटल अकाउंट में जाता है ट्रेड इन गुड्स। तो आपका डेफिसिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। किसके अंदर? किसके अंदर रिड्यूस होगा? हाँ भाई, करंट अकाउंट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। सही है भाई, आंसर बी है। बोलो किसी को कोई मसला? नहीं सर। अच्छा अब 22 वाला फटाफट से करो, चैट पे बताओ क्या आंसर है, बहुत इजी है। सर ये कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं है जी सर? अच्छा आप देखो भाई 22 वाला बोल रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय राइजिंग एक्सचेंज रेट। मैंने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भी था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है वेज प्राइस स्पाइरल की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, इसकी वजह से, सब्सिडी के रिमूवल की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से। तो ये गलत हो गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय लोअर इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स कम होगा तो वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थोड़ी आएगी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डिमांड पर इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय राइजिंग एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है एक्सपोर्टेड गुड महंगा होगा तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। डिमांड पर इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय लोअर डायरेक्ट टैक्स। भाई जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो लोग कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे जिसकी वजह से एडी बढ़ जाएगा। तो 22 का आंसर इज डी। ठीक है सर क्यों ए भी तो सही, ए वैसे आंसर नहीं है पर सही तो है, क्योंकि अगर अगर आपकी इनइलास्टिक डिमांड होती है शॉर्ट रन में तो वो फिर भी आपका गुड खरीदेगा, महंगा गुड खरीदेगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। अच्छा अब देखो वो फिर है ना, हम लोग मार्शल लर्नर के अंदर चले जाएंगे। हमाद आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन का पूछा है। अब हमने इन्फ्लेशन की कॉज के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पढ़ा था, तो वो इंपोर्टेड का नाम लेता तो आप वो आंसर मार्क करते। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। सही है सर। अच्छा अब है ना, कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, ये होती थी आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको बैलेंस निकाल के देना है, बहुत इजी, अभी आप खुद निकाल लोगे। भाई कैपिटल अकाउंट कितना है? 1300। ठीक है, करंट अकाउंट कितना है? -7000। पहले मैं कैपिटल का सारा देख लूं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? गुड्स और सर्विस का बैलेंस। गुड्स का कितना है? -3000 और सर्विस का है 5000। तो मैं ये कह सकता हूँ इनको नेट ऑफ कर दूंगा तो +2000 आ जाएगा। ठीक है, और सर कैपिटल ये इक्वेशन कौन सी है? जी, ये इक्वेशन क्या है, वापस बता दीजिएगा। कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, सही है। सही है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1300, -7000 करंट अकाउंट है, और अभी नेट ऑफ करा तो 2000 आया। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस है 7600। तो जब मैं इनको नेट ऑफ करता हूँ ना तो मेरा आंसर आता है आई गेस, मैं देख कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको मैं नेट ऑफ करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 1900 माइनस में। करके देखना है तो देख लो, ये 600 बच जाएगा। 2600 में से 1300 निकाल दूंगा और वो ऐड कर दूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा।